दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द जैगवार बाय टेड ह्यूज। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो टेड ह्यूज इनका जो जन्म है वो 17 अगस्त 1930 इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द हॉक इन द रेन, बर्थडे लेटर्स, द थॉट फॉक्स, केव बर्ड्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 28 अक्टूबर 1998 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो पोएम है वो 1957 में हमारे पोएट के कलेक्शन द हॉक इन द रेन में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद हम जो है वो जानेंगे कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, यानी कि इस पोएम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, किस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पोएम का थीम और मैसेज हमें क्या समझाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो जू के एक सिंपल सीन से एक बहुत ही डीप आइडिया हमें समझाती है। पोएम के शुरू में हमारे जो पोएट है वो जू के कई एनिमल्स को दिखाते हैं जो पिंजरे में बंद होने की वजह से बोर, थके हुए और बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं। सबसे पहला जिक्र आता है एप्स का। एप्स मतलब होता है बंदर जो कि उबासियां ले रहे हैं। पैरट्स बस आवाज कर रहे हैं और टाइगर और जो लायन है वो चुपचाप पड़े हुए हैं और स्नेक जो है वो भी बिल्कुल किसी स्टैचू के जैसा लग रहा है। तो इन सब एनिमल्स को देखकर लगता है कि ये जो केज की लाइफ है उसने जो है वो उनकी नेचुरल एनर्जी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। लेकिन इसी बोरिंग एटमॉस्फेयर के बीच एक एनिमल जो है वो सबसे अलग नजर आता है। और वो एनिमल कौन सा है? तो वो एनिमल है जैगवार। दोस्तों जैगवार जो है वो पिंजरे में बंद होने के बाद भी बिल्कुल लेजी या फिर बिल्कुल डल नहीं है। वो लगातार मूव करता है, उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग फोकस है और उसके अंदर अभी भी जंगल वाली वाइल्ड एनर्जी बाकी है, जिंदा है। हमारी जो पोएट है वो जैगवार को एक ऐसे सिंबल के रूप में दिखाते हैं जो बताता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसे बंद किया जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है, हमारी जो फ्रीडम वाली जो फीलिंग होती है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है पोयम की, द एप्स यार्न एंड अडोर देयर फ्लीज इन द सन। तो दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जू के एक सीन को दिखाते हैं जहाँ पर एप्स यानी होता है बंदर। तो बंदर जैसे एनिमल्स बिल्कुल लेजी और बोर से हो गए हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं एप्स यॉन तो इसका सिंपल मतलब है कि वो जो एप्स है, वो जो बंदर है वो बार बार उबासियां ले रहे हैं। उबासी लेना यूजुअली तब होता है जब किसी को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका होता है। तो यहाँ पर पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि जू में बंद होने की वजह से ये जो एनिमल्स है ना उनके पास करने के लिए कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, इसलिए वो बस कैसे ना कैसे टाइम पास कर रहे हैं। आगे हमारे पोएट कहते हैं कि अडोर देयर फ्लीज इन द सन। दोस्तों फ्लीज क्या होता है? फ्लीज जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो आपने जनरली देखा होगा जो एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं। ओके, यानी कि जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जो एनिमल की बॉडी पर रहते हैं और उन्हें खुजली करते हैं उसे फ्लीज कहा जाता है। तो जब हमारे पोएट बोलते हैं कि एप्स उन फ्लीज को अडोर कर रहे हैं, अडोर का वैसे क्या मतलब होता है? अडोर का मतलब होता है प्यार करना। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो एप्स है, जो बंदर है, वो सच में उन फ्लीज को, उन इंसेक्ट को प्यार कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो बस बैठकर अपनी बॉडी से उन फ्लीज को निकाल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं या फिर उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और इन द सन का मतलब है कि वो जो एप्स है यानी कि जो बंदर है वो धूप में बैठकर ये सारे काम कर रहे हैं। यानी कि जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है इस एक लाइन में कि वो जो एप्स है, वो बंदर जो है वो उबासियां ले रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो बॉडी पर जो फ्लीज है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट है, उनको जो है वो धूप में बैठकर निकाल रहे हैं या फिर उनके साथ खेल रहे हैं।
अब दोस्तों ये जो पोएट है, हमारे जो पोएट है, इन्होंने ये सीन किस लिए दिखाया है? इन्होंने ये जो सीन है वो इसलिए दिखाया है ताकि जो रीडर है, जो इस पोएम को पढ़ेगा, उसको समझ आए कि ज़ू के एनिमल्स कितने बोर और बेजान हो चुके हैं। जंगल में जो एप्स होते हैं, यानी कि जो जंगली जंगली बंदर होते हैं ना, आप उनको देखिएगा कि नॉर्मली वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, ग्रुप में घूमते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो। लेकिन ज़ू में यानी कि कैद होने के बाद उनकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा स्लो और डल हो चुकी है कि अब उनका जो दिन है वो बस उबासी लेने और फ्लीज निकालने में ही निकल रहा है। यानी कि उनकी नेचुरल एनर्जी और एक्साइटमेंट खत्म सी हो गई है। इस लाइन के थ्रू हमारे पोएट शुरू में ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो कैप्टिविटी होती है, यानी कि किसी को जो बंद रखना होता है, किसी को जो केज केज में यानी कि पिंजरे में रखना होता है, यानी कि ये जो केज की जो लाइफ होती है वो एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा लेजी और लाइफलेस बना देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द पैरट्स श्रीक एज इफ दे वर ऑन फायर और स्ट्रट। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो जू के पैरट्स का बिहेवियर दिखाते हैं ताकि रीडर को समझ आए कि पिंजरे में बंद होने के बाद एनिमल्स का बिहेवियर जो है वो कितना अजीब और कितना अननेचुरल हो जाता है। जब हमारे पोइट कहते हैं द पैरट्स श्रीक एज इफ दे वर ऑन फायर, तो इसका मतलब है कि पैरट्स बहुत ही जोर जोर से चीख रहे हैं। एज इफ दे वर ऑन फायर का मतलब ये नहीं है कि उनके आसपास सच में कोई आग लगी है, बल्कि हमारे पोएट कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है, यानी कि जो पैरट्स की जो आवाज़ है चीखने की, वो इतनी ज़्यादा तेज़ है और इतनी ज़्यादा पैनिक वाली लग रही है जैसे कोई इंसान या फिर कोई एनिमल सचमुच में आग में जल रहा हो और दर्द में चिल्ला रहा हो। यहाँ पर पोएट का इंटेंशन ये दिखाना है कि पैरट शायद अंदर से परेशान है और बेचैन है, क्योंकि उन्हें अपनी नेचुरल फ्रीडम नहीं मिल रही है। जंगल में जो पैरट्स होते हैं वो नॉर्मली आसमान में ग्रुप में मूव करते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं, फ्री फील करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जू के केज में बंद होने की वजह से उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो मतलब की चीख है, वो एक अजीब ही तरीके से बाहर आ रही है। वो जो है वो दर्द भरी आवाज़ों में चिल्ला रहे हैं। फिर पोएट कहते हैं और स्ट्रट। दोस्तों स्ट्रट का क्या मतलब होता है? स्ट्रट का मतलब होता है अकड़कर या फिर स्टाइल में इधर उधर चलना। यानी कि कभी पैरट्स बहुत ही जोर से चीखते हैं, कभी केज में जो है वो मतलब कि थोड़ा अंदर से शो ऑफ जैसा वॉक करते हैं, जैसे कि किसी का जो है वो मतलब कि अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हो, अटेंशन लेना चाहते हो। तो पोइट ने ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इसलिए बताई है ताकि रीडर को लगे कि पैरट्स का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल जंगल जैसा बिल्कुल नहीं है। वो या तो पैनिक जैसा नॉइस कर रहे हैं या फिर बस इधर उधर स्टाइल में चल रहे हैं, जैसे कि उनके पास कोई रियल काम नहीं है। इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे जो पोइट है वो जू के एनिमल्स को ऐसे दिखाना चाहते हैं जिससे कि पता चले कि पिंजरे में रहकर उनकी जो नेचुरल लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है। इस एक लाइन में हमें क्या बताया गया है कि ये जो तोते होते हैं, जो पैरट्स होते हैं, वो पिंजरे में रहकर जो है वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो ऐसे मतलब कि वॉक करते हैं बहुत ही स्टाइल में, बहुत ही अकड़ कर, बहुत ही मतलब कि नखरे से, बहुत ही स्टाइल में मतलब कि चलते हैं ताकि वो अपनी तरफ जो है वो किसी का ध्यान खींच सके। तो इस तरीके से इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है लाइक चीप टार्ट्स टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर विद द नट। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो पैरट्स के बिहेवियर को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक कंपैरिजन यूज़ करते हैं। जब हमारे पोइट कहते हैं लाइक चीप टार्ट, तो वो एक ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कोई इंसान बस दूसरों का अटेंशन खींचने के लिए थोड़ा शो ऑफ करता है, मतलब कि कुछ बाहरी चीज़ करता है, यानी कि थोड़ी अलग और अजीब सी चीज़ें करता है। यहाँ पर पोइट का मतलब ये नहीं है कि पैरट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि वो ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि जो पैरट्स का बिहेवियर है वो थोड़ा अटेंशन लेने वाला लग रहा है। मतलब वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई किसी का ध्यान अपनी तरफ लेना चाहता हो। आगे जब पोएट कहते हैं टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर विद द नट, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर का मतलब होता है जू में आराम से घूमता हुआ विजिटर, यानी कि जो आदमी बस एनिमल्स देखते हुए वॉक कर रहा है, उन्हें यहाँ पर स्ट्रॉलर कहा गया है। ओके। और नट का मतलब होता है कोई मूंगफली हो सकती है, कोई खाने की छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जो यूजुअली जो लोग होते हैं वो बाहर से पैरट्स को देने के लिए लाते हैं। तो पोएट यहाँ पर ये सीन दिखाना चाहते हैं कि ये जो पैरट्स है वो कभी कभी जोर से चीख रहे हैं, कभी स्टाइल में चल रहे हैं ताकि विजिटर्स उन्हें नोटिस करें और शायद उन्हें कोई खाने के लिए कोई चीज़ दे दे, कोई नट दे दे। ओके। मतलब उनका जो बिहेवियर है अब वो जंगल जैसा बिल्कुल नेचुरल नहीं है, बल्कि वो लोगों का अटेंशन और खाना पाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि जब एनिमल्स को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी जो लाइफ है वो इतनी लिमिटेड हो जाती है कि वो अपना टाइम बस विजिटर्स को अट्रैक्ट करने में लगा देते हैं। जंगल में क्या होता है कि जो पैरट्स होते हैं, जंगली पैरट्स, वो फ्री उड़ते हैं, अपनी मर्जी से खाना ढूंढते हैं, लेकिन जू में उन्हें लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, खाने के लिए भी। ओके। इस लाइन का लॉजिक ये है कि पोइट रीडर को समझाना चाहते हैं
कि ये जो कैप्टिविटी होती है यानी कि केज में रहने वाली जो लाइफ होती है वो एनिमल्स की नेचुरल डिग्निटी और फ्रीडम को कम कर देती है। और इसी वजह से वो जो एनिमल्स है वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जो कि उनकी असली वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन में समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, फटीग्ड विथ इंडोलेंस टाइगर एंड लायन लाई स्टिल एज द सन। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो जू के एक और एनिमल्स का हाल दिखाते हैं, खासकर टाइगर और लायन का, जो कि नॉर्मली जंगल में बहुत ही पावरफुल होते हैं और एक्टिव होते हैं। जब हमारे पोइट कहते हैं फटीग्ड विथ इंडोलेंस, तो सिंपल मतलब ये है कि वो एनिमल्स इतने ज़्यादा आलस और बेकार बैठे रहने वाली लाइफ से थक चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यूजुअली हम किसी काम को करते करते थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पोइट क्या कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स है कुछ ना करते करते ही थक गए हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतनी बोरिंग रूटीन हो गई है कि बस पड़े रहना ही उनकी डेली का काम बन गया है और उसी से वो बेजान से लगने लगे हैं। फिर हमारे पोइट आगे कहते हैं, टाइगर एंड लायन लाई स्टिल एज द सन। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाई स्टिल है इसका मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप बिना हिले एक जगह पर पड़े रहना। हमारे पोइट उन्हें जो है वो एज द सन से कंपेयर करते हैं, यानी कि ये जो टाइगर और लायन है किसके जैसे पड़े रहते हैं, तो सन के जैसे पड़े रहते हैं। यानी कि जैसे सूरज आसमान में एक जगह फिक्स सा लगा रहता है, उसी तरीके से मतलब कि जैसे सूरज बिल्कुल हिलता नहीं है, एक ही जगह पे होता है, वैसे ही टाइगर और लायन भी बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए हैं, यानी कि वो भी बिल्कुल हिल नहीं रहे। इस कंपैरिजन से पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि जो एनिमल्स नॉर्मली जंगल में शिकार करते हैं, दौड़ते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो जू में आकर बिल्कुल क्वाइट और इनएक्टिव हो गए हैं। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि वो रीडर को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट का फील दे सके। टाइगर और लायन जैसे एनिमल्स को देखकर नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पावर का फील आता है, लेकिन जू में वो बिल्कुल कैसे हैं, तो लेजी और डल दिख रहे हैं। इससे पोइट का मेन पॉइंट क्लियर होता है कि ये जो कैद है, ये जो कैप्टिविटी है, वो एनिमल्स की नेचुरल एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। वो एनिमल्स जो जंगल में किंग जैसा फील करते हैं, राजाओं जैसा फील करते हैं, वो जू में बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जिसे जैसे कि उन्होंने अपनी जो सिचुएशन है, अपने जो हालात है वो एक्सेप्ट कर लिए हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है कि टाइगर और लॉयन जो है वो बिल्कुल थके हुए, बिल्कुल आलस में पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे कि कोई सूरज हो, जैसे मतलब कि सूरज एक फिक्स जगह पे मतलब कि रहता है, उसी तरीके से एनिमल्स कैसे हैं, ये भी एक फिक्स जगह पर बिना हिले हुए पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन में समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स कॉइल इज अ फॉसिल। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो एक और एनिमल का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि है बोआ कंस्ट्रिक्टर, यानी कि एक बड़ा सा सांप। दोस्तों जब हमारे पोइट कहते हैं द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स कॉइल, तो वो सांप के उस शेप की बात कर रहे हैं जब वो अपने बॉडी को बिल्कुल गोल गोल लपेट कर बैठ जाता है। दोस्तों सांप जो है वो नॉर्मली ऐसा कॉइल तब बनाकर बैठते हैं जब या तो उन्हें रेस्ट करना होता है या फिर वो शिकार पकड़ने के लिए रेडी होते हैं, तभी यूजुअली वो गोल गोल मतलब कि बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पोइट उसके कॉइल को देखकर कहते हैं कि वो एक फॉसिल की तरह है। यहाँ पर क्या बताया गया है, द बोआ कंस्ट्रिक्टर्स कॉइल इज अ फॉसिल, मतलब कि फॉसिल की तरह है। दोस्तों फॉसिल का सिंपल मतलब होता है कोई बहुत ही पुरानी चीज़ जो बिल्कुल पत्थर जैसी बनकर बिल्कुल हार्ड और मोशनलेस हो गई हो। जैसे कि म्यूजियम में आपने देखा होगा पुराने एनिमल्स के निशान मिलते हैं, उनके बचे हुए कुछ अवशेष मिलते हैं जो बिल्कुल हार्ड होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती उनमें। उसी तरीके से ये जो सांप है वो बिल्कुल गोल गोल होकर बिल्कुल फॉसिल की तरह बैठा है, यानी कि पत्थर के जैसा बैठा है। अब दोस्तों इस लाइन से हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि जू में वो जो सांप है वो इतना ज़्यादा स्टिल और इतना ज़्यादा इनएक्टिव पड़ा है कि वो ऑलमोस्ट पत्थर जैसा लग रहा है, जैसे उसमें कोई लाइफ ही ना हो, जैसे वो जिंदा ही ना हो। मतलब वो बिल्कुल हिल नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, बस एक जगह कॉइल बनाकर पड़ा हुआ है। जंगल में नॉर्मली जो सांप है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, शिकार ढूंढते हैं, अलर्ट रहते हैं, लेकिन कैद में यानी कि केज में जो उनकी लाइफ है वो इतनी ज़्यादा स्लो और इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है कि वो बस स्टैचू जैसे लग रहे हैं। पोइट ने उन्हें फॉसिल कहा है, यानी कि एक पत्थर जैसा कहा है। फॉसिल वर्ड इसलिए यूज़ किया है ताकि रीडर के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेज आए यानी कि एक ऐसा एनिमल जो जिंदा तो है लेकिन देखने में बिल्कुल डेड या फिर पुराने पत्थर जैसी चीज़ लग रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक भी वही है जो हमारी पोएम की शुरुआत में हमारे पोइट हमें बार बार दिखा रहे थे कि जू के जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो अपनी नेचुरल एनर्जी को खो चुके हैं, वो बस पड़े रहते हैं, मूव नहीं करते और उनमें जंगल वाली लाइफ नज़र नहीं आती। बोआ कंस्ट्रिक्टर का फॉसिल जैसा दिखना ये बताता है कि कैप्टिविटी एनिमल्स को इतना क्वाइट और लाइफलेस बना देती है कि वो ऑलमोस्ट लिविंग क्रिएचर कम और डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ज़्यादा लगने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है कि ये जो बोआ कंस्ट्रिक्टर है, ये जो सांप है, वो गोल गोल घूम किसी पत्थर के जैसा पड़ा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई लाइफ नजर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको इस एक लाइन को समझना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले लाइन की ओर।
दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी और स्टिंग्स ऑफ स्लिपर्स फ्रॉम द ब्रीदिंग स्ट्रॉ। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जू का ओवरऑल एटमॉस्फेयर दिखाते हैं ताकि रीडर को फील हो कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि वहाँ का जो आसपास का माहौल है वो कितना ज़्यादा डल और बेजान सा लग रहा है। जब हमारे पोएट कहते हैं केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी, तो इसका मतलब है कि एक केज के बाद दूसरा केज, यानी कि एक पिंजरे के बाद दूसरा पिंजरा देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सच में वो पिंजरा खाली है, लेकिन एनिमल्स इतने ज़्यादा चुपचाप और इतने ज़्यादा बेजान और स्टिल पड़े हैं कि दूर से देखने पर लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई है ही नहीं। यानी कि एनिमल्स होने के बावजूद भी वो जो पिंजरा है कैसा लग रहा है, बिल्कुल खाली लग रहा है। पोएट यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि एनिमल्स में मूवमेंट या फिर एनर्जी बिल्कुल ही कम है, यानी कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो हिल नहीं रहे हैं, बस एक जगह पर पड़े हैं। इसलिए केजेस कैसे लग रहे हैं, जो पिंजरे हैं वो कैसे लग रहे हैं, लाइफलेस लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जिसमें कोई एनिमल्स है ही नहीं। फिर आगे हमारे पोएट कहते हैं, और स्टिंग्स ऑफ स्लिपर्स फ्रॉम द ब्रीदिंग स्ट्रॉ। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में वो बताते हैं कि कुछ केजेस खाली नहीं लगते बल्कि वहाँ पर एनिमल्स सो भी रहे हैं। ओके, कुछ केजेस कैसे हैं, कुछ पिंजरे कैसे हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स सो रहे हैं। ओके, स्टिंग्स का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग और थोड़ी बुरी स्मेल आना, थोड़ी गंदी सी स्मेल आना। ओके, और स्लीपर्स का मतलब होता है सोए हुए एनिमल्स। और ब्रीदिंग स्ट्रॉ से मतलब है कि सूखी हुई घास, या फिर जो मतलब कि लंबी लंबी जो घास होती है जो सूख गई होती है थोड़ी सी, स्ट्रॉ जो केजेस में मतलब कि बिछा दी जाती है जिस पर एनिमल्स होते हैं, उसे यहाँ पर ब्रीदिंग स्ट्रॉ कहा गया है। तो जब एनिमल्स वहाँ पर लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं और सांस लेते हैं तो वहाँ एक हैवी सी स्मेल भर जाती है, एक हैवी सा मतलब कि एटमॉस्फेयर वहाँ पर हो जाता है। तो पोइट ये जो डिटेल है वो इसलिए बताते हैं ताकि रीडर को जू का सीन और ज़्यादा क्लियर फील हो कि एक जगह है जहाँ पर एनिमल्स बस सो रहे हैं, स्ट्रॉ पड़े हैं और हवा में उनकी स्मेल है, यानी कि हवा में जो है वो थोड़ा सा भारीपन है। दोस्तों इस लाइन का मेन लॉजिक ये है कि हमारे जो पोइट है वो जू को एक बोरिंग और लाइफलेस जगह के रूप में दिखाना चाहते हैं। केज के बाद केज या तो खाली जैसा लग रहा है या फिर एनिमल्स वहाँ पर बस सो रहे हैं, मतलब वहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है या फिर कोई जंगल वाली फील नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि इन दो लाइन्स में हमें क्या बताया गया है कि एक के बाद एक पिंजरा खाली है, या तो वहाँ पर बस एनिमल्स सो रहे हैं या फिर उनके जो नीचे घास बिछी हुई है और जिस तरह से वो मतलब कि लंबे समय तक वहाँ पर उन घास पर पड़े रहते हैं, सांस लेते हैं, उस तरीके से क्या हुआ है, वहाँ पर एक हैवी सा एटमॉस्फेयर हो चुका है, वहाँ पर उनकी स्मेल फैल चुकी है, बहुत ही गंदी स्मेल जो है वो विजिटर्स को वहाँ पर जाते हुए आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो टेड ह्यूज एक बहुत ही सिंपल पर एक स्ट्रॉन्ग आइडिया देने की कोशिश करते हैं। जब वो कहते हैं कि इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल, तो वो इट का मतलब है जू का वो सीन जो अभी तक हमारे पोइट डिस्क्राइब करते आ रहे हैं, यानी कि जो पिंजरे हैं वो, एनिमल्स का चुपचाप पड़े रहना और बिल्कुल भी उनमें कोई हलचल ना होना, वो सब। और नर्सरी वॉल का मतलब होता है छोटे बच्चों के रूम की वॉल, जहाँ पर यूजुअली कलरफुल पेंटिंग्स और क्यूट पिक्चर्स बना दी जाती है ताकि वो रूम थोड़ा डेकोरेटिव और थोड़ा अच्छा लगे। ओके, तो पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जू का जो सीन है, जो दिख रहा है, वो इतना ज़्यादा स्टिल और इतना ज़्यादा क्वाइट है कि वो रियल लाइफ जैसा लग ही नहीं रहा। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे के रूम की वॉल पर कोई पिक्चर बना दी गई हो जिसमें बस एनिमल्स एक जगह पर बने हुए हैं और हिल नहीं सकते, उनमें कोई जान नहीं है। मतलब हमारे जो पोइट है वो जू के एनिमल्स को ऐसे दिखाते हैं कि वो एनिमल्स इतने ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हैं कि वो ऑलमोस्ट पेंटिंग की तरह फील दे रहे हैं, पेंटिंग की तरह दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं पर कोई रियल मूवमेंट उनमें नहीं है। हमारे जो पोइट है उनका इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि जू में जो एनिमल्स है उनकी जो लाइफ है वो कितनी आर्टिफिशियल और फेक सी लगने लगती है। जंगल में जो एनिमल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, शिकार करते हैं, घूमते हैं, यानी कि लाइफ जो है वो उनकी फुल ऑफ एक्शन होती है। लेकिन जू में वो बस एक जगह पड़े रहते हैं जैसे किसी ने जो है वो उन्हें डेकोरेशन के लिए रख दिया हो। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो पोइट यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि ये सीन किसी नर्सरी वॉल की पेंटिंग जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है कि हमारे जो पोइट है वो एनिमल्स को जो देख रहे हैं, जो एनिमल्स का जो सीन उन्होंने बताया है वो किसी नर्सरी वॉल की पेंटिंग के जैसे उन्होंने कंपेयर कर दिया है। यानी वो एनिमल्स कैसे लग रहे हैं, तो किसी पेंटिंग के जैसे लग रहे हैं जो छोटे बच्चों के रूम के वॉल पर किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन दो यानी कि इस एक लाइन का मतलब समझना है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली दो लाइन्स आती है, बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास्ट दिस अराइव्स एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स स्टेयर्स मेस्मराइज। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो अचानक सीन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब तक वो जू के एनिमल्स को डल, लेजी और बोरिंग दिखाते आ रहे हैं।
अब यहाँ पर वो विजिटर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एनिमल्स को देखने आते हैं लोग, उनकी बात कर रहे हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास्ट दिस, तो इसका सिंपल मतलब है कि जू में जो लोग घूम रहे हैं वो इन सभी केजेस को जल्दी जल्दी क्रॉस कर देते हैं। लाइक द रेस्ट का मतलब है कि ऑलमोस्ट जो सभी विजिटर्स है ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स अब तक दिखाए गए हैं, जैसे कि एप्स है, यानी कि जो बंदर है, पैरट है, लायन है, टाइगर है या फिर जो स्नेक है, वो इतने ज़्यादा बोरिंग और इनएक्टिव लग रहे थे कि जैसे कि लोग उन्हें ज़्यादा देर तक देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए विजिटर्स क्या कर रहे थे, तो बस चल देते थे, यानी कि जल्दी जल्दी चल रहे थे, रुकते ही नहीं थे, जैसे उन्हें कोई स्पेशल इंटरेस्ट ना हो इन एनिमल्स में। यानी कि पोएट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जू के जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो लोगों को एक्साइट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनमें कोई जंगल वाली एनर्जी नज़र ही नहीं आ रही। फिर पोएट कहते हैं अराइव्स एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स स्टेयर्स एंड मेस्मराइज। यहाँ पर सडनली जो सिचुएशन है वो बदल जाती है, क्योंकि एक ऐसा केज आता है, एक ऐसा पिंजरा आता है जहाँ पर लोग रुक जाते हैं। क्राउड स्टैंड्स का मतलब है कि बहुत सारे जो विजिटर्स है, बहुत सारी जो भीड़ है, क्राउड है, वो वहाँ पर खड़ी हो गई। स्टेयर्स का मतलब है कि वो उस केज के अंदर बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। और मेस्मराइज का मतलब है कि वो जो लोग हैं, जो मतलब ये विजिटर्स है, वो इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए हैं उस एनिमल से जो कि पिंजरे के अंदर है, कि उनकी नज़र उससे हट ही नहीं रही है। मतलब कि जो चीज़ उस केज के अंदर है वो बाकी सब एनिमल से बिल्कुल अलग है और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। हमारे पोएट का इंटेंशन यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना है कि अब तक उन्होंने जू के जो एनिमल्स है उनको बोरिंग दिखाया, बहुत ही डल दिखाया, जहाँ पर एनिमल्स बस पड़े रहते थे और जल्दी जल्दी लोग जो है वो उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब जाकर एक पिंजरा ऐसा आया है जहाँ पर लोग रुक गए हैं और बस उसे देखते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों आगे हमारे जो है वो पोएट खुलासा करेंगे कि वो एनिमल कौन सा है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम एट अ जैगवार हरिंग इन रेज। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है उस मोमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं जब विजिटर्स उस स्पेशल केज को देख रहे होते हैं। जब पोइट कहते हैं एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम, तो वो एक सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब जो भीड़ वहाँ पर खड़ी है वो लोग जो है वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसे हो गए हैं जो कोई सपना देख रहा हो। जब कोई छोटा बच्चा सपना देखते हुए किसी इंटरेस्टिंग चीज़ में खो जाता है तो वो बिल्कुल चुप होकर बस उसी को सोचते रहता है, उसी को देखते रहता है, उसकी आंखें हटती ही नहीं है। पोएट का मतलब ये है कि लोग जैगवार को देखकर इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए हैं कि वो बिल्कुल उस बच्चे जैसा फील कर रहे हैं जो किसी अमेजिंग ड्रीम में खो चुका है। यानी कि उनकी फुल अटेंशन सिर्फ उसी एनिमल पर है। यानी हमारे पोएट क्या कहते हैं फिर, एट ए जैगवार हरिंग एनरेज, यानी कि यहाँ पर फाइनली क्लियर होता है कि जिस एनिमल को देखकर लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, असल में वो एनिमल कौन सा है, तो वो है जैगवार। हरिंग का मतलब होता है कि ये जो जैगवार है बहुत ही फास्ट पेस में मूव कर रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी चल रहा है। यानी जैगवार केज के अंदर तेज तेज घूम रहा है। और एनरेज का मतलब होता है कि बहुत ही गुस्से में या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन में होना। यानी कि जैगवार जो है वो बिल्कुल शांत एनिमल नहीं है, जैसे कि बाकी एनिमल्स को हमारे पोइट दिखा रहे थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये जैगवार। वो फुल एनर्जी के साथ पिंजरे में मूव कर रहा है, जैसे उसके अंदर अभी भी जंगल वाली पावर और वाइल्ड स्पिरिट जिंदा हो। हमारे जो पोएट है उन्होंने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है ताकि रीडर को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट का फील आ सके कि अब तक सब एनिमल्स लेजी और स्टिल थे, लेकिन जैगवार बिल्कुल अपोजिट है। वो फास्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर गुस्सा और एनर्जी है और उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल से देखकर ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इसी वजह से पोएट उस सीन को बच्चे के ड्रीम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग और पावरफुल लगती है तो इंसान उसमें बिल्कुल खो जाता है। इस लाइन का लॉजिक ये है कि जैगवार पिंजरे में बंद होने के बाद भी अपनी वाइल्ड एनर्जी को छुपा नहीं पा रहा है, और वही एनर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लोग वहाँ पर रुक रुक कर उसे देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमें बताया गया है, थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज ऑन अ शॉर्ट फियर्स फ्यूज। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो जैगवार की एनर्जी और उसके एटीट्यूड को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। जब हमारे पोइट कहते हैं थ्रू प्रिजन डार्कनेस, तो प्रिजन से मतलब है केज, यानी कि पिंजरा। पोइट कहते हैं यानी कि प्रिजन के केज को प्रिजन बोल रहे हैं, क्योंकि जैगवार को उसमें बंद कर दिया गया है। जैसे किसी कैदी को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो इसी तरीके से जैगवार को क्या किया गया है, तो पिंजरे में बंद कर दिया गया है। डार्कनेस का मतलब है वो हैवी और डल फीलिंग जो केज के अंदर होती है, यानी कि मतलब कि एक पिंजरे के अंदर जो बहुत ही डल और हैवी वाली फीलिंग होती है उसे यहाँ पर डार्कनेस कहा गया है। यानी पोएट कहना चाहते हैं कि जैगवार एक ऐसी जगह में बंद है जहाँ पर आज़ादी नहीं है, जहाँ पर उसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड हो गई है।
फिर पोइट आगे कहते हैं आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आइज। दोस्तों ड्रिल्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जो है वो सीधा किसी चीज़ में जो है वो घुस जाए, चीरते हुए उसे बहुत ही शार्प फोकस करे। तो यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो इस लाइन से जैगवार की आंखों की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो जैगवार की आंखें हैं वो इतनी ज़्यादा शार्प और इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि जब वो किसी भी डायरेक्शन में देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़र सीधा उस चीज़ को चीर कर अंदर तक मतलब कि घुस गई हो। इससे पता चलता है कि जैगवार अंदर से बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ है, उसकी आंखों में अभी भी स्ट्रॉन्ग फोकस है, अलर्टनेस है और जंगल वाली पावर है। मतलब फिर हमारे पोइट आगे क्या कहते हैं, ऑन ए शॉर्ट फियर्स फ्यूज। दोस्तों अब यहाँ पर जो फ्यूज है, फ्यूज का मतलब होता है कि एक छोटी सी लाइन जैसा, मतलब कि एक छोटी सी लाइन जो फायर क्रैकर में होती है और जिसे जलाते ही मतलब कि कोई भी पटाखा मतलब कि जल जाता है, उसे यहाँ पर फ्यूज कहा गया है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप कोई फायर क्रैकर जलाते हो तो उसमें एक छोटा सा धागा जैसा कुछ मतलब कि नीचे छोड़ा हुआ होता है जिसमें आप आग लगाते हो और उसके वजह से एक एक्सप्लॉजन होता है। तो यहाँ पर पोइट जैगवार का जो टेम्पर है और जो उसकी एनर्जी है उस चीज़ को वो फ्यूज से कंपेयर कर रहे हैं। शॉर्ट फियर्स फ्यूज का मतलब है कि जैगवार के अंदर बहुत ही स्ट्रांग और जल्दी भड़कने वाली एनर्जी है। मतलब कि वो कोई शांत या फिर लेजी एनिमल नहीं है जैसे बाकी एनिमल्स थे, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। उसके अंदर गुस्सा है, पावर है और एक्शन भी रेडी है, जैसे कि बस कोई फ्यूज जलाने का वेट कर रहा हो और वो भड़क जाएगा। दोस्तों इन लाइंस का ओवरऑल लॉजिक ये है कि पोएट जो है वो रीडर को ये फील करवाना चाहते हैं कि ये जो जैगवार है उसकी जो बॉडी जो केज के अंदर बंद है, वो केज के अंदर बंद तो ज़रूर है लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल बंधी हुई नहीं है। उसकी आंखें स्ट्रांग है, उसके अंदर एनर्जी भी है, गुस्सा भी है और अब वो जो है वो किसी भी मोमेंट एक्सप्लोड होने वाली एनर्जी जैसा फील देता है। यानी जैगवार अभी भी एक वाइल्ड और पावरफुल एनिमल है जो कैप्टिविटी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी वजह से वो बाकी एनिमल्स से बिल्कुल अलग है और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लगता है। इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, नॉट इन बॉर्डम द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो ये क्लियर करते हैं कि जैगवार बाकी जो जू के एनिमल्स हैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे पोइट कहते हैं नॉट इन बॉर्डम तो वो सीधा ये बताना चाहते हैं कि जैगवार उस आलस और बोर वाली स्टेट में नहीं है जिसमें बाकी सारे एनिमल्स पड़े हुए थे। पोएम के शुरू में हमने देखा था कि ये जो बंदर थे यानी कि जो एप्स थे वो उबासियाँ ले रहे थे, लायन और टाइगर चुपचाप पड़े थे और स्नेक भी बिल्कुल किसी स्टैचू जैसा यानी कि पत्थर जैसा लग रहा था, फॉसिल लग रहा था। मतलब कि उन सब एनिमल्स ने केज की लाइफ को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी जो एनर्जी है वो ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन पोएट यहाँ पर स्पेशली बोल रहे हैं कि ये जो जैगवार है वो बिल्कुल भी बोर्ड या फिर बिल्कुल भी लेजी नहीं है, उसके अंदर अभी भी जो है वो वाइल्ड एनर्जी जिंदा है। आगे हमारे पोएट कहते हैं द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। दोस्तों यहाँ पर आई से मतलब है जैगवार की आंखें, फायर का मतलब यहाँ पर कोई रियल आग नहीं है बल्कि उसके अंदर की यानी कि जैगवार के अंदर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, गुस्सा और वाइल्ड पावर को यहाँ पर फायर कहा गया है। जब हमारे पोएट कहते हैं ब्लाइंड इन फायर तो वो ये इमेज देना चाहते हैं कि जैगवार अपनी इंटेंस एनर्जी और फोकस में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि उसे बाहर की चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती है। उसकी आंखें बस उस एनर्जी और मूवमेंट में लगी हुई है जो उसके अंदर चल रही है। और यहाँ पर सेटिस्फाइड का मतलब है कि वो उस स्टेट में भी कंफर्टेबल है, यानी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी पिंजरे में बंद है, किसी केज में बंद है, क्योंकि उसके अंदर की जो वाइल्ड स्पिरिट है वो अभी भी जल रही है, अभी भी जिंदा है। हमारे पोएट का इंटेंशन यहाँ पर यह दिखाना है कि ये जो जैगवार का माइंड है ना वो अभी भी जंगल वाली एनर्जी से भरा हुआ है। वो बाकी एनिमल्स की तरह डल या फिर बोरिंग नहीं हुआ है। उसकी आंखों में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फायर जैसी फीलिंग है, गुस्सा है, पावर है, मूवमेंट की ताकत है, डिज़ायर है। इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे जो पोएट है वो रीडर को समझाना चाहते हैं कि जैगवार की रियल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में नहीं बल्कि उसके स्पिरिट और एटीट्यूड में है। केज उसकी बॉडी को तो रोक सकता है लेकिन उसके अंदर की फायर को नहीं बुझा सकता। इसी वजह से जैगवार पूरी पोएम में फ्रीडम और वाइल्ड पावर का सिंबल बन जाता है। तो इस तरीके से इन दो लाइन्स को हमने समझना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले लाइन की ओर। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं बाय द बैंग ऑफ ब्लड इन द ब्रेन डीप द ईयर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जैगवार के अंदर चल रही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं बाय द बैंग ऑफ ब्लड इन द ब्रेन तो वो एक इमेज क्रिएट करते हैं जिसमें लगता है कि जैगवार की बॉडी में ब्लड जो है वो बहुत ही तेज़ी से यानी कि बहुत ही स्पीड से फ्लो कर रहा है। बैंग वर्ड का यूज़ करके हमारे जो पोएट है वो ये फील देना चाहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी इतनी पावरफुल है जैसे कि कोई लाउड साउंड हो रहा हो, जैसे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से
से आवाज़ें आ रही हो। मतलब जैगवार का दिमाग और बॉडी पूरा एक्शन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, जैसे उसके अंदर अंदर जो है वो जंगल वाली जो वाइल्ड पावर है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जोर से चल रही है। फिर आगे हमारे पोएट कहते हैं डीफ द ईयर। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि जैगवार के कान जैसे बाहर की आवाज़ों को सुन ही नहीं रहे। यानी कि जू में जो लोग खड़े हैं, जो उनकी आवाज़ें हैं, जो नॉइज़ है, जो केज का इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें जैगवार के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। उसका पूरा फोकस उसके अंदर की एनर्जी और मूवमेंट पर है। उसके बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो और एक्साइटमेंट चल रही है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बाहर की आवाज़ें उसके लिए ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जैगवार को डीफ कहा गया है। यानी एक तरीके से उसे क्या कहा गया है कि वो बाहर की आवाज़ें सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए वो क्या हो चुका है, तो बहरा हो चुका है। हमारे पोएट का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि जैगवार जो है वो मेंटली अभी भी जंगल के वर्ल्ड में ही जी रहा है। उसके लिए ये जो भीड़ है, केज है, जू की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो अपने अंदर की वाइल्ड पावर में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि उसके कान भी जैसे कि मतलब कि बाहर की चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे पोएट रीडर को फील करवाना चाहते हैं कि ये जो जैगवार का माइंड और स्पिरिट है ना वो अभी भी फ्री है, चाहे उसकी बॉडी केज में बंद क्यों ना हो, इस तरीके से। ओके, इसी वजह से वो बाकी एनिमल्स की तरह डल नहीं बना, बल्कि उसके अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग लाइफ और मूवमेंट चल रही है। इस तरीके से इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, He spins from the bars, but there's no cage to him more than to the visionary his cell. दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो जैगवार की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं, यानी कि उसकी सोच और स्पिरिट की फ्रीडम। जब हमारे पोइट कहते हैं he spins from the bar, तो इसका मतलब है कि जैगवार जो है वो केज की आयरन बार के पास फास्ट पेस में घूम रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी उसके पास चल रहा है, इधर उधर से मतलब कि टर्न ले रहा है। स्पिन्स वर्ड से हमें एक स्ट्रॉन्ग इमेज मिलती है कि वो रुककर आराम नहीं कर रहा, बल्कि लगातार मूवमेंट में है, लगातार चल रहा है। मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो पिंजरे के अंदर भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे कि उसे मतलब कि रुकना या फिर खड़ा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमारे पोएट कहते हैं बट देयर इज नो केज टू हिम। यहाँ पर पोएट एक बहुत ही डीप आइडिया बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जैगवार के लिए पिंजरे का कोई मतलब ही नहीं है, केज का कोई मतलब ही नहीं है। फिजिकल केज तो वहाँ है, यानी कि सच में वो पिंजरे में बंद तो है, वहाँ पर बार्स भी है, यानी कि वहाँ पर क्या है, सलाखें भी है, लेकिन जैगवार की सोच और उसका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि वो अभी भी फ्री है। उसने अपने माइंड में अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उसे बंद कर दिया गया है, वो पिंजरे में है और लोग उसे देख रहे हैं। आगे पोएट कंपेयर करते हैं मोर दैन टू द विजनरी हिज सेल। दोस्तों ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विजनरी का मतलब समझते हैं। दोस्तों विजनरी का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपनी इमेजिनेशन और आइडियाज़ में बहुत ही डीप हो जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं, अगर उनको आप एक छोटे से रूम में या फिर किसी छोटे से सेल में भी बंद कर दो, यानी कि सबसे छोटी जगह में भी अगर उन्हें बंद कर दो, तो उनका माइंड बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं। यानी कि उनका जो इमेजिनेशन वाली जो दुनिया उनकी होती है वो इतनी बड़ी है कि उन्हें अगर आप छोटी सी जगह में भी रखो, सबसे छोटी जगह में, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका माइंड और उनकी जो सोल है वो अभी भी फ्री है। तो पोएट जैगवार को उस विजनरी इंसान से कंपेयर करते हैं। मतलब कि जैसे विजनरी का माइंड उसके छोटे सेल से बंद नहीं होता है, यानी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे किस छोटी जगह में बंद कर दिया गया है, उसी तरीके से जो जैगवार का माइंड है वो भी पिंजरे में बंद नहीं हुआ है। वो अभी भी कहाँ है, तो जंगल में है, वो फ्री है, यानी कि उसके पास अभी भी क्या है, तो फ्रीडम है। यानी कि जैगवार को बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा है कि वो किसी पिंजरे में बंद हो चुका है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे जो पोएट है वो रीडर को ये बताना चाहते हैं कि रियल फ्रीडम सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, बल्कि माइंड की भी होती है। जैगवार की जो बॉडी है वो तो पिंजरे में है, लेकिन उसका माइंड अभी भी, उसकी वाइल्ड स्पिरिट वो भी अभी भी मतलब कि कहाँ पर है, तो जंगल में है, जंगल में जिंदा है। वो अपने आप को प्रिजनर जैसा फील ही नहीं करता। इस वजह से जैगवार जो है वो पूरी पोयम का एक मेन सिंबल बन जाता है, और उस स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं His stride is wilderness of freedom। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जैगवार की मूवमेंट को देखकर उसकी असली पावर को समझाते हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं his stride, तो स्ट्राइड का मतलब होता है किसी का स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट तरीके से चलना। यानी जैगवार जब केज के अंदर चल रहा है तो वो धीरे से या फिर थका हुआ नहीं लग रहा। उसकी जो चाल है उसमें पावर है, कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रिदम है। वो ऐसे मूव करता है जैसे उसके अंदर अभी भी फुल एनर्जी भरी हुई है। फिर हमारे पोएट कहते हैं इज विल्डरनेस ऑफ फ्रीडम।
दोस्तों विल्डरनेस का मतलब होता है कि जंगल या फिर वाइल्ड नेचर जहाँ पर सब कुछ फ्री होता है, जहाँ पर एनिमल्स अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैगवार की चाल जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा नेचुरल है कि उसे देखकर लगता है जैसे कि उसके हर एक स्टेप में पूरा जंगल, मतलब कि पूरे जंगल की फ्रीडम बसी हुई है, पूरे जंगल की आज़ादी बसी हुई है। मतलब चाहे वो फिजिकली पिंजरे में बंद है, लेकिन जब वो जब वो चलता है, जब उसकी मतलब कि चाल लोग देखते हैं तो उसकी मूवमेंट में वही फील आती है जो कि एक फ्री जैगवार जंगल में फील करता है। उस तरीके से उसके केज में बंद होने के बावजूद भी फील आती है। हमारे पोएट का इंटेंशन यहाँ पर यह दिखाना है कि जैगवार की जो बॉडी है वो भले ही पिंजरे में बंद है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो एटीट्यूड है वो अभी भी बिल्कुल फ्री है। उसकी चाल देखकर लगता ही नहीं कि वो प्रिजनर है, यानी कि वो कैदी है। हर स्टेप में एक वाइल्ड कॉन्फिडेंस है, जैसे कि उसके अंदर पूरा जंगल जो है वो जिंदा है। इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे जो पोएट है वो रीडर को ये फील करवाना चाहते हैं कि जैगवार ने अपने अंदर की फ्रीडम को कभी खोया नहीं है, और इसी वजह से वो बाकी एनिमल से बिल्कुल अलग है और ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जैगवार की पावर और उसके एटीट्यूड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाते हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थर्स्ट ऑफ हिज हील, तो वो एक इमेजिनेशन वाली इमेज क्रिएट करते हैं। लॉन्ग थर्स्ट ऑफ हिज हील का मतलब है जैगवार का लंबा और पावरफुल स्टेप। जब वो चल रहा होता है तो वो बड़े बड़े स्टेप लेता है, उसको यहाँ पर लॉन्ग थर्स्ट ऑफ हिज हील कहा गया है। यानी जब वो केज के अंदर अपना पैर आगे बढ़ाता है तो उसकी चाल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस होता है कि वो कोई सिंपल सी वॉक नहीं लगती है, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोमेंट लगती है। यानी कि फिर हमारे पोएट क्या कहते हैं, द वर्ल्ड रोल्स अंडर। तो यहाँ पर पोएट सच में ये नहीं कह रहे हैं कि उसके चलने से पूरी दुनिया हिल रही है, बल्कि वो जैगवार के एटीट्यूड को दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। मतलब जैगवार जब चल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि लगता है जैसे दुनिया उसके कदमों के नीचे मूव कर रही है। उसे देखकर ऐसा फील होता है कि वो केज में बंद एक वीक एनिमल नहीं है, एक कमज़ोर एनिमल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल किंग जैसा उसके अंदर मतलब कि अभी भी एटीट्यूड जिंदा है, जंगल वाली ऑथोरिटी और पावर अभी भी मतलब कि उसके अंदर है। इस तरीके से बताया गया है। हमारे पोएट का इंटेंशन यहाँ पर यह दिखाना है कि जैगवार ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वाइल्ड स्पिरिट को बिल्कुल भी खोया नहीं है। केज उसकी बॉडी को तो रोक सकता है, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी ऐसा है जैसे कि वो अपनी दुनिया का राजा है, किंग है। उसकी चाल में इतना कॉन्फिडेंस है जैसे लगता है कि वो किसी छोटे केज में नहीं बल्कि किसी बड़े ओपन स्पेस में मूव कर रहा है। दोस्तों इस लाइन का लॉजिक ये है कि हमारे पोएट जो है वो रीडर को फील करवाना चाहते हैं कि जैगवार फिजिकली बंद होने के बाद भी अंदर से बिल्कुल फ्री और पावरफुल फील करता है। इसी वजह से उसकी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग और इम्प्रेसिव लगती है कि क्राउड उसे देखकर मेस्मराइज फील करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी आखिरी लाइन आती है, ओवर द केज फ्लोर द हॉरिजन्स कम। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो जैगवार की इमेजिनेशन और उसके अंदर की फ्रीडम को और भी ज़्यादा क्लियरली दिखाते हैं। जब हमारे पोएट कहते हैं ओवर द केज फ्लोर, तो वो सिंपल सा सीन बताते हैं कि जैगवार जो है वो केज के फ्लोर पर ही चल रहा है, यानी कि पिंजरे की ज़मीन पर ही चल रहा है। मतलब रियलिटी में वो किसी छोटी सी जगह में बंद है जहाँ पर बस थोड़ा सा स्पेस है जिसमें वो इधर उधर मूव कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, तो वो पिंजरे के ज़मीन पर वो चल रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन फिर हमारे पोएट कहते हैं द हॉरिजन्स कम। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजन का मतलब होता है वो दूर का एरिया जहाँ पर आसमान और ज़मीन हमें मिलती हुई लगती है। यानी कि इतने दूर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जहाँ पर आसमान और ज़मीन जो है वो एक हो चुकी है, मिल चुकी है, तो उसे हॉरिजन कहा जाता है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस का फील होना। तो जंगल या फिर ओपन लैंड में एनिमल्स को ऐसा वाइल्ड हॉरिजन दिखाई देता है जहाँ पर नज़र जाए तो बस फ्रीडम ही फ्रीडम होती है। तो पोएट यहाँ पर एक इमेजिनेशन वाली बात बोल रहे हैं कि जब जैगवार केज के फ्लोर पर चल रहा है तब भी उसके माइंड में एक ऐसा फील होता है जैसे उसके सामने वाइड हॉरिजन आ रहे हैं। यानी कि एक ऐसा फील आ रहा है जहाँ पर आसमान और ज़मीन अभी भी मिल रहे हैं, यानी कि जंगल में, यानी कि वो ऐसा फील कर रहा है कि वो अभी भी जंगल में है। यानी कि केज में बंद होने के बावजूद भी आप सोच सकते हो कि जैगवार का जो माइंड है वो कितना ज़्यादा फ्री है, उसके
माइंड में कितनी ज़्यादा फ्रीडम है। हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि जैगवार फिजिकली तो एक छोटे से केज में है, फिजिकली वो कहाँ पर है तो एक छोटे से पिंजरे में है, लेकिन उसका जो माइंड है, उसकी जो मतलब की फीलिंग है, वो अभी भी ओपन जंगल की फ्रीडम में जी रही है। वो केज को अपनी लिमिट मानता ही नहीं है, यानी कि वो कभी मान ही नहीं रहा है कि वो किसी पिंजरे में बंद हो चुका है। जब वो चल रहा है तो उसकी इमेजिनेशन और उसकी स्पिरिट में अभी भी वहीं पर बड़ा मतलब कि वही बड़ा जंगल, वही बड़ा ओपन वर्ल्ड चल रहा है। इस तरीके से बताया गया है। दोस्तों, इस लाइन का मेन लॉजिक ये है कि हमारे जो पोइट है वो रीडर को समझाना चाहते हैं कि जैगवार के अंदर की जो फ्रीडम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि एक छोटा सा केज भी उसकी फीलिंग को लिमिट नहीं कर पाया। उसकी जो बॉडी है वो केज के फ्लोर पर चल रही है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है उसके सामने अभी क्या है तो बड़े बड़े हॉरिजन्स खुले हैं, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक हो चुका है। यानी कि आप इमेजिन करके देखिए कि वो जगह कितनी बड़ी होगी जहाँ पर आसमान और ज़मीन एक जगह मिल रहे हैं। इसी वजह से जैगवार पूरी पोयम में एक ऐसे एनिमल का सिंबल बन जाता है जो बंद होने के बाद भी, यानी कि कैद में होने के बाद भी वाइल्ड फ्रीडम को जिंदा रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस आखिरी लाइन में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है। इस पोएम का ओवरऑल मैसेज, यानी कि इस पोएम का अगर ओवरऑल मैसेज देखें तो इस मैसेज में हमारे पोएट एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल बात समझाते हैं। वो दिखाते हैं कि जब किसी को ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता है तो ज़्यादातर लोग या फिर एनिमल्स धीरे धीरे हार मान लेते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर बोर हो जाते हैं, या फिर अपनी असली एनर्जी जो है वो खो देते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बाकी जू के एनिमल्स ऐसा कर चुके थे, वो हार मान चुके थे उसी तरीके से। लेकिन जैगवार ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो केज में होने के बाद भी अपनी अंदर की ताकत, एनर्जी और वाइड नेचर को जिंदा रखता है। तो हमारे पोइट का मेन मैसेज ये है कि रियल फ्रीडम सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, माइंड और स्पिरिट की होती है। अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उसकी सोच और उसका एटीट्यूड पावरफुल है, तो उसे पूरी तरीके से कभी बंद ही नहीं किया जा सकता। जैगवार हमें यही सिखाता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, कितनी भी मतलब कि बुरी क्यों ना हो, अगर हम अपनी हिम्मत और अपनी असली पहचान नहीं छोड़ पाते हैं तो हम अंदर से हमेशा फ्री रह सकते हैं। हमें कभी भी कोई छोटी सी जगह में बंद कर भी कैद नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई है और पसंद भी आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।